हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे मैंने 29 इयर्स की एज पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करी, वो क्या स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो करे, आप इससे क्या लर्निंग्स ले सकते हैं अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत अपनी स्टोरी के बारे में बताऊंगा और अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये बताऊं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करी, मैं इस बारे में बात करता हूं कि मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का आखिर मतलब क्या है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब रिटायरमेंट तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मैं किसी फ्रेंड को या अपनी किसी फैमिली मेंबर को अपने बारे में बताता हूं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूं और इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, तो सब लोग कंफ्यूज करते हैं उसे रिटायरमेंट से। वो लोग समझते हैं कि मैं रिटायर हो गया हूं। एक्चुअली दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने अपनी एक पैसिव इनकम स्ट्रीम सेट कर ली है, जिसकी वजह से आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपकी पैसिव इनकम से मीट हो रही है। अब ऑब्वियसली पैसिव इनकम का मतलब ये है जिसके लिए आपको एक्टिवली काम ना करना हो, या फिर आपने कुछ अपने पैसे डिप्लॉय करे हो या अपनी एफर्ट डिप्लॉय करा हो कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए जो आपके लिए पैसिवली इनकम जनरेट करती रहे और आपको उसके लिए एक्टिवली कुछ मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। लेकिन मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मीनिंग है फ्रीडम, यानी कि आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत ना पड़े। आप वो काम कर सकें जो आप हमेशा से करना चाहते हो, जो आप कुछ ऐसा काम कर सकें जो आपको काम की तरह ना लगे। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है स्टॉक की जो रिसर्च करना है, इक्विटी रिसर्च जो है, मुझे एक ऐसा काम लगता है जिसके लिए मुझे चाहे मैं कितना भी उसको टाइम दे लूं, मुझे वो काम की तरह नहीं लगता। मुझे उसमें मजा आता है और जो है मैं वो कभी भी कर सकता हूं। तो मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है एबिलिटी टू वर्क ऑन समथिंग दैट आई ऑलरेडी लव। तो चलिए आपको ब्रीफली अपनी स्टोरी के बारे में बता देता हूं कि कैसे जो है मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचा और उस पर काम करना शुरू करा। तो ये जो बात है ये है 2012 की, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और मेरी एक अच्छी आईटी कंपनी में जो है जॉब लगी। अडोबी सिस्टम्स, आपको अगर नाम पता हो, जिसका फोटोशॉप वगैरह शायद आपने यूज़ किया हो। उन दिनों क्या होता था कि मुझे वहाँ पर कंपनी की तरफ से स्टॉक्स मिलते थे। आजकल सभी कंपनीज में ऐसा होता है, आरएसयूज या ईसॉप्स या ईएसपीपी, इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कंपनी जो है आपको स्टॉक्स देती है। तो अडोबी ने भी मुझे कुछ स्टॉक्स दिए और हालांकि मैंने अडोबी में बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं किया। मैंने 8-10 महीने में ही वो कंपनी छोड़ के अमेजॉन ज्वाइन कर ली थी, जो कि ऑब्वियसली एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। तो टू कट शॉर्ट, बेसिकली हुआ क्या कि एडोबी ने मुझे कुछ स्टॉक्स दिए जो कि ईएसपीपी प्रोग्राम के तहत थे। ईएसपीपी में क्या होता था कि एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, यानी कि एम्प्लॉयज कंपनी का स्टॉक परचेज कर सकते हैं बट एट अ डिस्काउंट। तो अडोबी जो है अपने सारे एम्प्लॉयज को 25% का डिस्काउंट देती थी, अप टू 25% ऑफ देयर सैलरी, यानी कि 25% ऑफ द सैलरी तक आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं अडोबी के, और 25% डिस्काउंट पे फ्रॉम द मार्केट प्राइस। अब उसका एडवांटेज ये है कि आपने अगर 25% डिस्काउंट पे शेयर आपको जिस दिन मिला, आप उसी दिन अगर उस शेयर को बेच दें तो आपको सीधा सीधा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ज्यादातर एम्प्लॉयज क्या करते थे कि उसी दिन जैसे उनके शेयर जो है वेस्ट होते थे, उसी प्राइस पर जो है उन्हें शेयर मिलते थे, उसी प्राइस पे वो लोग बेच देते थे। अब मैं भी ऑब्वियसली जो है कॉलेज से नया नया पास आउट था, कोई बहुत ज़्यादा इस फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हम सब कॉलेज के ही पास आउट थे, हम सब ने एक ही कंपनी ज्वाइन करी थी। तो हमने क्या किया कि हमने 2-4 महीने रुका और जो है हमारा जो शेयर था वो अडोबी का, वो लगभग आई थिंक 20% के करीब जो है अप्रिशिएट हो गया। और ऑब्वियसली जो है 25%, क्योंकि कंपनी डिस्काउंटेड दे रही थी, देन इट वाज लाइक अ 40-45% गेन फॉर अस, जो कि हमें लगा कि बहुत ही अच्छा गेन मिल रहा है। और हमने जो है जैसे ही वो शेयर जो है वेस्ट हुआ, उसके 2-3 महीने बाद जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ा, हमने उसे बेच दिया और हम सब बड़े ही खुश के यार बहुत अच्छा गेन हो गया, बहुत मजा आ गया। लेकिन हुआ क्या, देखते ही देखते वो जो शेयर जब मैंने ज्वाइन किया था वो था लगभग आई थिंक $30 का, जो कि हमें डिस्काउंट पे मिल रहा था शायद $20 या $25 का। वो जो शेयर है वो बढ़ते 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 50 का हो गया विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स वो लगभग $80 से $100 का हो गया। और अगर मैं आज की बात करूं 2020 की, यानी कि 8 साल बाद, तो वो शेयर लगभग आई थिंक 500 या $550 का हो गया है और उस समय पे $30 का था। 1-1.5 साल के बाद जब वो शेयर ऑब्वियसली जब $100 का हुआ, तो हम सारे फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार हम लोग कितने बेवकूफ थे,
हमने सारे के सारे शेयर बेच दिए और हमने कोई शेयर नहीं रखा। सिमिलरली ऐसा ही कुछ और शेयर्स के साथ भी मेरे साथ हुआ। मैंने कॉलेज से निकलने के बाद कुछ शेयर्स खरीदे थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का मैंने शेयर खरीदा था। उन दिनों मैंने एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी, मुझे थोड़ा शौक चढ़ा था, तो मैंने बायोकॉन का शेयर खरीदा था, क्योंकि मुझे जो है उस समय पे जब मैंने उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगी थी। बायोसिमिलर्स कुछ नया सा लगा था, हालांकि मुझे कुछ भी फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी। तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि नेक्स्ट 2-3 साल में ये 2-3 शेयर जो मैंने गिनवाए हैं वो सारे ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, डबल ट्रिपल हो गए, और मैं अपने आप को फील करा कि मैं कितना इडियट हूँ। तो इस वजह से जो है मुझे लगा कि मैं थोड़ा और ध्यान देता हूँ कि आखिर मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। और जब मैं जैसे जैसे उस प्रोसेस में घुसता गया, मुझे इंटरेस्ट आता गया, मैं धीरे धीरे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे पी रेशियो, फ्री कैश फ्लो वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, ROC, ROIC, और बेसिकली मुझे मज़ा आने लगा, और मैं जॉब के साथ साथ इसमें और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लगा। तो इसी के साथ हुआ क्या, मैंने अब ज्वाइन करी अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन का जो स्टॉक था जब मैंने ज्वाइन करा था 2013 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो अमेज़ॉन का स्टॉक था आई थिंक $280 या $270, ऐसा ही कुछ था। और वहाँ पर भी सेम था, वहाँ पर मुझे RSUs मिलते थे, और हर साल RSUs मिलते थे, और ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ऊंची लेवल पे जाते जाएंगे आपके RSUs का जो काउंट है वो बढ़ता जाएगा। लगभग जो है 50% ऑफ द कंपनसेशन जो है अमेज़ॉन में मुझे इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स मिलती थी अमेज़ॉन के। और इस बार मैंने कहा इस बार ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, इस बार थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कंपनी में हो क्या रहा है, और अगर कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही होगी तो हम इस बार शेयर नहीं बेचेंगे। अब इस बीच में मेरी शादी हो गई, तो मेरी वाइफ जो है वो भी अमेज़ॉन में जॉब करती है। तो हम दोनों ने ही क्या किया, हम दोनों ने ही जो है उसके शेयर इकट्ठा करना शुरू कर दिए, एंड दैट वाज लाइक 50% ऑफ आवर सैलरी। और हमने जो है वो शेयर आज तक भी एक भी शेयर नहीं बेचा। और वो जो शेयर है देखते 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 वो जो $300 का शेयर था या $250 का शेयर था, वो आज लगभग $3600 का शेयर हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि वो लगभग एक 10 बैगर के करीब हो गया हमारे लिए, तो दैट वाज अ वेरी बिग कंपोनेंट फॉर अस टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्योंकि मैं थोड़ा लकी था और एक ऐसी कंपनी में काम करता था जिसका स्टॉक जो है 10 बैगर हो गया, और फॉर सम रीजन हमने वो स्टॉक नहीं सेल करा, तो इस वजह से हम लकी थे और इस वजह से जो है हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको और आगे बताऊंगा कि कैसे जो है हमने बाकी चीज़ें करी जो कि ऑब्वियसली सिर्फ इस चीज़ से और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमने अपनी लाइफ में इनकलकेट करी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं, और अगर आप भी चाहें तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि वो कौन कौन से स्टेप्स थे जो मैंने और मेरी वाइफ ने फॉलो करे, जिसकी वजह से जो है हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाए। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2015 में जो है हमारी शादी हुई, और तुरंत शादी के बाद ही अमेज़ॉन से जो है हम दोनों को यूएस मूव करने को मिला। हम दोनों ही अमेज़ॉन में वर्क करते थे, तो हम जो है यूएस मूव हो गए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के, और वहाँ पर जो है ऑब्वियसली हमारी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो गई और कंपेयर टू इंडिया। तो बेसिकली जब हम यूएस मूव हुए तो हमें पहले से ही हमारे माइंड में था कि जो है हमारा जो गोल है यहाँ पर आने का, वो ये है कि अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको अचीव करने के लिए वर्क करना और जल्दी से जल्दी अचीव करने की कोशिश करना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जितने भी नॉन एसेंशियल चीज़ें थी, जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन्हें हमारे माइंड में रहता ही था, हम बहुत ज़्यादा कट बैक करते थे। जैसे कि जो है फूड हो गया, तो अगर मैं मेनली एक्सपेंसेस की बात करूं तो ऑब्वियसली यूएस में रेंट हो गया, फूड हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यही 3 मेन एक्सपेंसेस रहते हैं। तो रेंट ऑब्वियसली आप उतना ज़्यादा कट बैक नहीं कर सकते, और हमने भी नहीं करा क्योंकि हमें ऑफिस के पास ही रहना था। तो हमने ऑफिस के पास घर लिया और वो हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर रहता था। लेकिन जो बाकी नॉन एसेंशियल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग हुआ या फिर खाना पीना हुआ, खाने पीने का यहाँ पर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता इंडिया में, लेकिन यूएस में बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि बाहर से अगर आप खाना खाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा रहता है और काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर एक्सपेंडिचर जो है वो खाने पीने में चला जाता है। तो हम लोग जो है देसी लोग, हम घर पे ही बनाते थे खाना मिलजुल के, और साथ साथ ऑब्वियसली वहाँ पे काम वाली और ये सब तो कोई कल्चर नहीं है, तो सारे घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती थी कभी कभार, लेकिन क्योंकि हम उस गोल पर जो है काम कर रहे थे तो इट वॉज फाइन। उसके अलावा जैसे वेकेशंस हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड वेकेशंस करते थे,
जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि बाकी लोग क्या करते थे, हमारे फ्रेंड्स की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में या फिर आसपास जो है यूएस में बहुत जगह पे घूमने जाते रहते थे, लेकिन हम थोड़ा टारगेटेड वे से काम करते थे। हमारा ये रहता था कि साल में एक बार हमें इंडिया आना है और 1 महीने के लिए हम इंडिया आते थे छुट्टियों पे। तो उसमें से हम 1 हफ्ता जो है कट बैक करके रास्ते में जो है किसी एक कंट्री में जो है ट्रांजिट ले लेते थे। जैसे एक बार हमने साउथ कोरिया में ट्रांजिट लिया था, तो हम तब हमने सियोल घूमा था। एक बार जो है हमने थाईलैंड में ट्रांजिट लिया था। एक बार हमने दुबई में कतार में ट्रांजिट लिया था। तो ये सारे कंट्रीज़ हमने जो है तो काफ़ी टारगेटेड तरीके से हम जो है काम करते थे। तो अगर मैं किसी की भी बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको अपने पूरे के पूरे खर्चे को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं और आप कितना परसेंट जो है सेव कर रहे हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम दोनों ही, तो एक सैलरी तो ऑब्वियसली हम यूज़ ही नहीं करते थे। हम दोनों की सैलरी में एक सैलरी तो सीधा सीधा सेविंग में ही जाती थी, उसके स्टॉक्स भी और उसके जो कैश आता था वो भी। दूसरी सैलरी में भी हम करीब करीब 75 टू 80% सेव कर लेते थे। मेन जो एक्सपेंडिचर होता था वो रेंटल उसमें होता था और ऑब्वियसली टिकट्स वगैरह में होता था और खाने पीने पे ही होता था। और ट्रांसपोर्टेशन में अगर बात करूं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएटिंग एसेट्स ले लेते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल रहते थे। तो जैसे मैं अगर अपनी फ्रेंड्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा हाई पेइंग जॉब है ऑब्वियसली, तो जैसे BMW हुई या फिर ऑडी हुई या फिर मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कार्स जो है ले लेते थे लोग। काफ़ी लोग टेस्ला रखते थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह। पर हमने जो है सोचा कि हम कार नहीं लेंगे और हमने कार नहीं ली यूएस में। हम वहाँ पे बाइक चलाते थे तो वो हेल्दी भी रहती थी क्योंकि वहाँ पे बाइक लेन्स रहती थी सेपरेट, तो उस सेंस में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी ज़्यादा घूमने को भी मिलता था। और अगर कहीं दूर जाना होता था तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे, जैसे कि बसेस वगैरह का यूज़ करते थे। और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा वॉक करते थे हम वहाँ पर। एक एक दिन में कभी वीकेंड पे हम करीब करीब 15 से 20 माइल्स तक भी वॉक कर लेते थे। तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता था और मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा फिटनेस में इंटरेस्टेड थी, तो शी यूज टू एंजॉय इट अ लॉट। तो ये तो बात हुई सेविंग की। अब सेविंग के साथ साथ सिर्फ सेविंग ही अगर आप करें तो सेविंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर सेव ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाएंगे कैसे, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो भी उतना ही क्रिटिकल है। तो उसके लिए जो है हम अपना सारा का सारा पैसा इंडिया भेज देते थे और इंडिया में जो है हम या तो जो है स्टॉक्स में या फिर थोड़ा बहुत यूएस के स्टॉक्स में या फिक्स डिपॉजिट्स में, इनमें जो है इन्वेस्ट करते थे। उसके साथ साथ हमने थोड़े बहुत और पैसिव इनकम के सोर्सेज के लिए भी जो है वर्क कर रहे थे। तो ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेज की अगर बात करूं तो मेरे पर्टिकुलरली जो है जो ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेज रहे वो रहे डिविडेंड इनकम। तो ऑब्वियसली स्टॉक्स जो कि मैं एप्रिसिएशन के लिए जो है इन्वेस्ट करता था, और मैंने कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करा, खुद ही धीरे धीरे लर्न करके खुद ही स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीख के खुद ही इन्वेस्ट किया, यूएस में भी और इंडिया में भी। उसके अलावा जो है दूसरा जो मेन इनकम रहा वो था रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम जो है हमने इंडिया में सोर्सेज बनाए, जैसे कि जो मेरा घर है इंडिया में उसको रेंट पे जो है चढ़ाया, तो वहाँ से करीब 25 से 30 हज़ार जो है, क्योंकि बड़ा घर है तो 2 पोर्शन है, तो लगभग दोनों से 1 से 10 हज़ार के करीब और 1 से 15 हज़ार, लगभग 25 हज़ार का रेंट वहाँ से आ जाता था। और उसके अलावा जो है एक शॉप जो है हमारे पास थी, तो 8 से 10 हज़ार का जो रेंट है वो उस शॉप को रेंट पे चढ़ाने से आ जाता था। तो थोड़े बहुत जो रेंटल इनकम के सोर्सेज हैं हमने ऐसे बनाए। अब ये मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये सभी के लिए वैलिड हैं। एक माइंडसेट है, अगर आप चाहें तो आप साथ साथ में जो है सेव करके एक पैसिव इनकम बना के जो है धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन अब मेरे ऊपर कोई भी डेट नहीं था, लेकिन अगर आपके ऊपर डेट है तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो है उस डेट को उतारना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न आए आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि जो डेट है वो आपका जो है 10 से 12% या जो भी आपका डेट है लगभग इतना जो है, और क्रेडिट कार्ड का है तो और ही ज़्यादा बुरा है। तो सबसे पहले जो है आपको अपना डेट उतारना है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अपना घर होना, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे केस में हमें पता था कि हमें इंडिया वापस आना है और इंडिया में हमारा ऑलरेडी एक घर था, तो उतना ज़्यादा मेरे लिए जो है उतना प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है तो सबसे पहले जो है आपको एक घर लेना चाहिए मेरे ओपिनियन में, और उसके बाद जो है आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो जर्नी है वो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि रेंटल एक्सपेंस भी एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल एक्सपेंस रहता है। अगर आप लाइफ टाइम जो है वर्क नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा खलता है, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है।
और फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, फैमिली एस्पेक्ट। तो आपको अपनी फैमिली को जो आपके साथ रहती है उसे इस गोल पे अलाइन करना ज़रूरी है, वरना ऑब्वियसली आप नहीं अचीव कर पाएंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्योंकि जैसे मेरे केस में मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों की थिंकिंग बिल्कुल मैच करती थी, हम दोनों एक पर्टिकुलर गोल की तरफ चल रहे थे। तो वहीं अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो चाहती हैं कि आप प्रेजेंट में अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहती हैं, या वेकेशन चाहती हैं, या जो भी मतलब रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, कुछ गलत बात नहीं है, वहीं आपको सबको अलाइन करके चलना पड़ेगा। क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सभी के लिए है? क्या सभी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सभी के लिए है। अब बहुत से लोग जो है अपनी जॉब में इतना ज़्यादा मज़े करते हैं, उन्हें इतना अच्छा लगता है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कुछ और काम करने की, तो उनके लिए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें जो वो काम कर रहे हैं वो ही करना चाहिए, अननेसेसरी चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपनी इंडस्ट्री यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती थी। हाई पेइंग जॉब थी, लिक्रेटिव थी, पूरी दुनिया घूमने को मिलती थी, और साथ साथ क्योंकि ऑब्वियसली जो है टेक जॉब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, तो मैं चाहता तो डिफरेंट कंट्रीज में रिलोकेट भी कर सकता था, और साथ साथ जो है एक थ्रिल भी था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग फील्ड भी थी। लेकिन क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा था कि मुझे जो है इन्वेस्टमेंट और बेसिकली रिसर्च और ये सब चीज़ें और ज़्यादा बेटर लगने लगी थी, तो मुझे अपनी फील्ड भी बुरी नहीं लगती थी। अभी भी मैं चाहूँ तो वापस जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा क्यों ना अगर मतलब मेरे लिए पॉसिबल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना, तो मैं क्यों ना जो है कोशिश करूँ, और ताकि मैं वो काम फुल टाइम कर पाऊँ बजाय पार्ट टाइम के। सिमिलरली मेरी वाइफ को जो है फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, योगा वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसको था कि यार मैं अपनी जॉब छोड़ के एक योगा इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ। ऑब्वियसली खोल नहीं पाई, क्योंकि अभी जब हमने वापस इंडिया आए तो कोविड वगैरह हो गया। तो अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं तो एक टेम्पलेट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने भी यूज़ करी थी। वरुण मल्होत्रा करके एक फाइनेंशियल या कह लीजिए कोच हैं, जो कि बेसिकली उनका एक वीडियो है काफ़ी फेमस, और जिसमें उन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट बताया है। जैसे यूएस में चलता है 4% रूल। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो इतना बड़ा बना लेते हैं कि आप हर साल बेसिकली जो आपके एक्सपेंडिचर हैं दे आर लेस देन 4% ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी कि आपके एनुअल एक्सपेंडिचर का 25 टाइम्स बिग पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो चीज़ इंडिया में वर्क नहीं करेगी, तो मैंने 4% रूल नहीं फॉलो करा। मैंने जो है फॉलो किया था ये जो मैं बता रहा हूँ, वरुण मल्होत्रा का जो वीडियो है वो, जो कि आपके अपने एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से, अपने बिहेवियर जो है अपने खर्चों के हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे पास एक एक्सेल शीट भी है, जो कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं अपने ट्रैक करता हूँ और जिसको यूज़ करके मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करी। तो चलिए, जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बता देता हूँ। इसे कहते हैं फायर। फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। एक कम्युनिटी है लाइक माइंडेड पीपल की, जिसका ऑब्वियसली मैं भी एक मेंबर हूँ, जो कि ये सोचते हैं कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हर तरीके के लोग हैं, जो कि अपना रेडिट पे काफ़ी ज़्यादा फेमस कम्युनिटी है, ट्विटर पर भी है। तो अगर आप चाहें तो आप भी उसका मेंबर बन सकते हैं। आप उन लाइक माइंडेड पीपल लोगों के साथ जो है अपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए। आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और जो है आपका क्या गोल है। और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हो तो आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपको ट्विटर का हैंडल भी जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।